बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our last topic of our physics 10th class first chapter, which is ripple tank. Previous lectures में हमने वेव के बारे में डिस्कस कर लिया, वेव की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी कैसे बिहेव करती हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया। हमने ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट, ट्रफ और फिर एंड पे हमने जाकर वेवलेंथ को भी डिस्कस किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? अब हमने क्या करना है, हमने वेव के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमने वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात को डिस्कस करना है कि वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें एक डिवाइस या एक अपरेटस की मदद रिक्वायर होती है, जो कि क्या है, रिपल टैंक। अब रिपल टैंक क्या है, इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 12 पर आ जाएं तो उसने रिपल टैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 10.5 रिपल टैंक। सबसे पहले आप नोट्स भी साथ में निकाल लें। नोट्स का अगर आप पेज नंबर 11 ओपन करें तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके साथ ये जो प्रॉपर्टीज़ जो कि अभी मैंने रीड की ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ सकती हैं। तो रिपल टैंक को हम बुक से ही स्टडी कर लेंगे। आगे जब हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे तो फिर हम नोट्स की तरफ चले जाएंगे। रिपल टैंक की सबसे पहले डेफिनेशन है, रिपल टैंक इज़ अ डिवाइस। रिपल टैंक एक डिवाइस है टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स, जो कि क्या करती है, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है, एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वही जो मैंने आपको बात बताई कि हम वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स है, या ये जो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, वो क्या है हमारे पास, रिपल टैंक। यहाँ पर मैंने रिपल टैंक की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई है। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, जैसे आपने घर में आप ट्रेज वगैरह यूज़ करते होंगे, उसी तरह इसमें भी यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, जिसको मैंने इस तरह यहाँ पर ये शो किया, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर ट्रे के जो बॉटम होता है, रेक्टेंगुलर ट्रे का जो नीचे वाला उसका हिस्सा होता है वो ग्लास से बना होता है, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर ट्रे होती है इसका जो बॉटम होता है, जो इसकी बेस होती है, वो किस मटेरियल से बनी होती है, वो ग्लास से बनी होती है। अब वो ग्लास से क्यों बनी होती है वो मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हमने जब वेव को डिस्कस किया तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेव क्या है। अब वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। अगर तो आप पिछले लेक्चर्स में भी आपने देखा कि हमने जो स्लिंकी की एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें भी हम क्या करते थे, स्लिंकी को हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया था, ठीक है, वो रेस्ट पे थी, हमने अपने हैंड के मैकेनिकल मोशन से उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे। उस ट्रे में हमारे पास बेसिकली वाटर होगा, वाटर फिल होगा, उस वाटर के अंदर हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब वो डिस्टर्बेंस हम किस तरह प्रोड्यूस करें, वो हम एक मोटर की मदद से, जो ऑसिलेटिंग मोटर है उसकी मदद से हम डिस्टर्बेंस उस वाटर में प्रोड्यूस करें। जब हम मोटर को ऑन करेंगे, मोटर बेसिकली पावर सप्लाई के साथ अटैच है, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ अटैच है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, आप जनरली जब मोटर वगैरह घर में होती है उसका बेसिकली स्विच आप ऑन करते हो तो फिर ही वो रनिंग में आती है आपके पास। इसी तरह ये जो है आपके पास मोटर, ये एक पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ अटैच है, जो कि इसको पावर देगी। अब जैसी पावर सप्लाई मैं ऑन करूँगा, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब उस मोटर के नीचे ये जो मैंने ब्लू से शो किया है, ये एक हमने रखा हुआ है ऑसिलेटिंग
पेडल, इसको हमने मोटर के साथ अटैच किया है। अब होगा क्या, जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, मोटर स्टार्ट होगी, तो ये ऑसिलेटिंग पेडल भी उस मोटर की वाइब्रेशन की वजह से, जो कि हम वाइब्रेटिंग सोर्स इस मोटर की वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पेडल भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देगा। जब वो वाइब्रेटरी सोर्स उसे मिलेगी वाटर को, तो उस वाटर में क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने उन वाटर वेव्स जो कि इसमें प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं कहता हूँ कि इसमें वाटर वेव्स इस तरह प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी। अब इन वाटर वेव्स को हमने जज करना है, इनको ऑब्जर्व करना है कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने नीचे एक स्क्रीन रखी हुई है। वो स्क्रीन क्यों रखी हुई है, ताकि जो वाटर वेव्स हैं उनका जो इमेज है वो हमें यहाँ इस स्क्रीन पर ऑब्टेन हो। अब वो किस तरह होगा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो इस ट्रे का बॉटम होता है वो ग्लास से बना होता है। ठीक है, सो होता क्या है, हम इस जो हमारे पास रिपल टैंक है इसके ऊपर हम एक लैंप या एक बल्ब रख देते हैं। ठीक है, बल्ब से क्या बेसिकली लाइट प्रोड्यूस होगी, लाइट सोर्स है वो। तो जैसे ही लाइट इसमें से प्रोड्यूस होगी तो वो इस ग्लास के थ्रू इस ग्लास पे पड़ेगी, उस ग्लास से रिफ्लेक्ट करके इस स्क्रीन पे, जो कि उस ग्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस वक्त उस ग्लास के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही मैं लाइट का सोर्स बल्ब या लैंप को ऑन करूंगा, तो जो लाइट का सोर्स है वो इन वाटर वेव्स का जो इमेज है, इन वाटर वेव जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, उनका इमेज कहाँ डाल देगी, ये जो नीचे मैंने स्क्रीन रखी हुई है इस पर डाल देगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास इस रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहले हमारे पास रिपल टैंक में क्या, एक ट्रे होती है। ठीक है, बेसिकली एक ये टेबल ही है, उसके ऊपर हमने एक ट्रे है, लेकिन उस ट्रे का जो बॉटम वाला पार्ट है वो किससे बना हुआ है, ग्लास से। ग्लास से क्यों, ताकि लाइट उसमें से पास हो और हम वाटर वेव्स का जो इमेज है वो इजीली नीचे स्क्रीन पर क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। उसके अलावा हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मोटर है जो कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगी उस वाटर में। जैसे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी, ये पेडल लगा हुआ है साथ, पेडल उस मोटर, जैसी वो मोटर स्टार्ट होगी पेडल भी ऑसिलेट करेगा। जब ऑसिलेट करेगा तो वो जो एनर्जी होगी वो आगे वाटर को ट्रांसफ़र कर देगा और फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इस तरह एनर्जी थ्रू वेव ट्रांसफ़र होती जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। इसको हम बुक से देख लेते हैं। अगर तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप रिपल टैंक की डेफिनेशन की हेडिंग देंगे, जो कि मैंने फर्स्ट लाइन में पढ़ ली। उसके बाद आएगा दिस ऑपरेटर्स, यहाँ से लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ, वहाँ हेडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और नीचे उसका जो बॉटम सरफेस है वो किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ द टेबल। और ये जो ग्लास हमारे पास बॉटम है वो हाफ मीटर हमने टेबल की सरफेस से क्या लिया हुआ है, ऊपर लिया। ठीक है, फिगर 10.11 आगे उसने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप उसमें। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ अ वाइब्रेटर या पेडल। ठीक है, वो जब मोटर ऑन होगी तो वो भी वाइब्रेट करेगा, पेडल होगा या जो उसने वाइब्रेटर लिखा हुआ है वो भी वाइब्रेट होगा। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ वाटर। अब वो कह रहा है कि ये जो मोटर है या ये जो वाइब्रेटिंग सोर्स है उसके साथ उसने क्या किया हुआ है, एक वुडन प्लेट को अटैच किया हुआ है, जो पेडल की वो बात कर रहा था। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, वो इसके साथ अटैच है। और वो कह रहा है कि वो कुछ उसकी सरफेस ऑफ, ये जो पेडल है या जो वुडन ब्लॉक है वो सरफेस ऑफ वाटर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसको दोबारा अगर आप रीड करो, दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट। एक वुडन प्लेट के साथ वो मोटर फिक्स है ओवर द ट्रे सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि जो हमारे पास वो वुडन प्लेट है उसकी जो नीचे वाली सरफेस है वो वाटर की सरफेस के साथ क्या है, टच कर रही है।
जब वो टच करेगी उसके साथ और जब वो ऑसिलेट करेगी तभी उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अगर तो वो उसके साथ टच नहीं होगी तो वाटर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। जब डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस होगी तब ऑटोमेटिकली वेव भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वो जो वुडन प्लेट है या जो ब्लॉक है वो वाटर की सरफेस के साथ क्या कर रहा है, उसकी लोअर सरफेस वाटर की सरफेस के साथ टच कर रही है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जब आप उस मोटर या वाइब्रेटर को ऑन करोगे, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। अब ये वेव फ्रंट्स हमारे पास क्या है, इनको हम देखते हैं, पहले हम आगे रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर और स्क्रीन। कि वो मैंने बल्ब का जो आपको पर्पस बताया था कि बल्ब को क्यों यहाँ पर रखा गया, ताकि हम जो वाटर वेव्स हैं उनको स्क्रीन या पेपर पर उनके इमेज को क्या कर सके, ऑब्टेन कर सकें और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकें। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइन्स रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहा है कि जो क्रस्ट और ट्रफ को हम किस तरह विजुलाइज करेंगे। वो कह रहा है जो डार्क आपके पास पॉइंट्स होंगे वो ब्राइट आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, क्रस्ट, और जो डार्क पॉइंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, ट्रफ। अब अगर मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल दूँ, आप सोच रहे होगे कि ब्राइट आपके पास जो क्रस्ट है वो ब्राइट क्यों है और ट्रफ डार्क क्यों है। अब इसको एग्जांपल को देखने के लिए अगर मैं आपके पास ये है, ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वेव प्रोड्यूस हो रही है, तो जब वो वाइब्रेटर को ऑन करेंगे और वेव प्रोड्यूस होगी तो होगा क्या, हमारे पास वेव जनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब स्टार्टिंग में आपको पता है क्या आनी है, स्टार्टिंग में आनी है हमारे पास जब पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, वो पॉइंट होगा क्रस्ट। अब होगा क्या, वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, इस तरह ऊपर की तरफ पार्टिकल गए, ये पॉइंट क्या आ गया, क्रस्ट। अब ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया ऊपर है लैंप। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे और लैंप की जो लाइट है वो इन पर आकर पड़ेगी तो लाइट क्या होगी, ये बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस क्या है, ये आप इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट चैप्टर साउंड है उससे अगला चैप्टर लाइट है उसमें जाकर आप ये चीज़ स्टडी करोगे। जो कन्वर्जिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना। ये शायद आपने 8th क्लास में भी ये लेंस की टाइप्स में पढ़ा हो, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। और डाइवर्जिंग लेंस जिसे हम कॉन्केव लेंस भी कहते हैं, वो क्या करता है, सारी लाइट्स को, जो लाइट की जो रेज होती हैं उनको एक जगह नहीं लाता बल्कि डाइवर्ज कर देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इस तरह क्रस्ट ऊपर, जब वेव इसी तरह होगी ना, ऐसे करके प्रोड्यूस होगी, तो जब वो ऊपर जाएगी क्रस्ट होगी, तो जब लाइट आकर यहाँ पर पड़ेगी तो जो लाइट की जो सारी रेज होंगी वो इस तरह एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। जब वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी तो जो नीचे इमेज हमें मिलेगा स्क्रीन पर वो ब्राइट मिलेगा। वो ब्राइट क्यों मिलेगा, इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक बल्ब है या लैंप है, ठीक है, और उसको आपने एक जगह रखा हुआ है लाइट को, यानी कि उसको कोई आप पढ़ रहे हो बुक के ऊपर रखा हुआ है आपने देखने के लिए, इस तरह के अगर आप 2-3 और लैंप्स ले आओ, ठीक है, और उन्हें एक साथ रख लो तो वो और ब्राइट हो जाएगा, वो और ज़्यादा रोशन हो जाएगा। इसी तरह जब वो क्रस्ट प्रोड्यूस होगी, इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो जो सारी रेज होंगी वो एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और जो नीचे इमेज मिलेगा वो ज़्यादा रोशन मिलेगा या ज़्यादा ब्राइट मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास क्रस्ट है, ये जो मैंने आपको ब्लू मार्कर से शो किया है, अब होगा क्या, जब क्रस्ट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर पार्टिकल्स पहुँचेंगे अपनी हाईएस्ट पोजीशन में, तो जो नीचे हमारे पास स्क्रीन पे लाइट होगी वो ब्राइट लाइट होगी, ठीक है, ज़्यादा रोशन होगी वो लाइट, क्योंकि उसमें सारा जो लाइट है वो क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई है एक पॉइंट पर। इसीलिए वो नीचे हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है, या इसे फ्रिंजेस भी कहते हैं, ये जो लाइन्स है हमारे पास, ये वेव फ्रंट्स भी इन्हें कहते हैं या फ्रिंजेस भी कहते हैं। होगा क्या, जब वो कन्वर्ज होंगी एक पॉइंट पर तो हमें नीचे एक ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा, और वो ब्राइट स्पॉट क्या होगा, वो होंगी क्रस्ट। इसी तरह ट्रफ में अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको क्रस्ट में बताया था, क्रस्ट में ऊपर इस तरह जाएगी वेव, और ट्रफ में जाहिर बात है वो दोबारा इस तरह नीचे आएगी और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। अब स्टार्ट में क्रस्ट
ब्राइट कन्वर्ज हो गए और नीचे ब्राइट इमेज मिल गया। जब वो नीचे की तरफ जाएगी इस तरह, ठीक है, तब क्या होगा, जो लाइट आएगी लैंप की मदद से वो कन्वर्ज नहीं होगी बल्कि वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि हमें किसी एक पॉइंट पर लाइट नहीं मिल रही, वो जो सारी रेज हैं वो इधर उधर चली गई हैं, वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं हुई। इमेज तभी बनता है जब ओवरऑल जो आपकी पूरी लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। अब यहाँ क्या होगा, जब वो नीचे की तरफ इस तरह आएंगे तो जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगी। जब वो डाइवर्ज कर जाएंगी तो फिर हमें कोई इमेज नहीं मिलेगा, वो एक डार्क स्पॉट बन जाएगा हमारे पास। सो वो डार्क स्पॉट क्या होगा आपके पास, वो डार्क स्पॉट आपके पास हो जाएगा ट्रफ, जिसे मैंने ब्लैक मार्कर से शो किया। इसको अगर आप बाय हैंड इस तरह समझना चाहो तो ये अगर आप इस तरह इसको देखो तो अगर वेव प्रोड्यूस हो रही है ऐसे करके, तो ये जो एरिया है ऊपर जहाँ पार्टिकल्स हाईएस्ट पोजीशन में है, ये आपके पास क्या है, क्रस्ट। ठीक है, ये अगर आप इसकी शेप देखो तो ये जो शेप है इस तरह जो मैंने हाथ किया हुआ है, तो ये एज अ कन्वेक्स लेंस है। ये आप आगे जाकर जब पढ़ोगे चैप्टर नंबर जो आपका लाइट वाला चैप्टर है, उसमें जो कनकेव है वो इसी तरह की शेप होती है। ठीक है, तो यहाँ ये क्रस्ट आ जाएगी और यहाँ पर जब लाइट रेज पड़ेंगी तो वो एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज। इसी तरह जब हमारे पास ट्रफ आएगी तो ट्रफ जब क्रस्ट इस तरह आई और जो नीचे जाएगी तो ट्रफ की कुछ इस तरह से आपके पास शेप बनेगी। तो वो क्या कर देगी, वो ये बिहेव करता है एज अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये जो शेप होती है, सो ये क्या कर देगी, उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगी। लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेंगी और हमारे पास एक डार्क स्पॉट आ जाएगा। इसी तरह ये आ गया, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो ट्रफ क्रस्ट हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ ट्रफ। तो इस तरह ब्राइट और डार्क स्पॉट्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ अपीयर होते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह इस एग्जाम्पल से और जो मैंने एक स्टिक की एग्जाम्पल ली उससे समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो वीडियो के एंड पे हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है उसमें वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम और भी मैं आपके लिए क्लियर कर सकता हूँ। सो इस तरह ये जो वेव फ्रंट्स हमारे पास बनते हैं या जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इस तरह हमें पता चलता है कि जी ये ब्राइट स्पॉट है तो ये क्रस्ट है, ये डार्क है तो ये ट्रफ है। ठीक है, The crust and troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively on the screen. ये हमारा रिपल टैंक का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो रिपल टैंक का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट हेडिंग थी डेफिनेशन, सेकंड पैराग्राफ पे हेडिंग थी कंस्ट्रक्शन, जो थर्ड पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में हेडिंग बना लेंगे आप वर्किंग। ठीक है, और ये डायग्राम भी आप साथ में बनाएंगे। उसके बाद हम जी देखते हैं, नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। अब हमने ये देख लिया कि जी रिपल टैंक से हम वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, उनका इमेज कैसे लेंगे, किस तरह प्रोसेसिंग होगी उसकी सारी। अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को वेव्स की। उनमें जो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, लाइट वाले चैप्टर में 8th क्लास या 7th क्लास साइंस में आपने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया होगा। रिफ्लेक्शन क्या था, अगर मैं इसको रिवाइज करूँ, रिफ्लेक्शन ये होती है कि अगर कोई रे आ रही है, वाटर की वेव आ रही है, लाइट की कोई रे आ रही है, लाइट भी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर कोई वेव आ रही है, ठीक है, एक जगह से किसी सोर्स से, और उसके दरमियान उसके आगे हम कोई बैरियर रख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बैरियर रखा हुआ है, ये मेरे पास वेव्स आ रही हैं वाटर की। उस बैरियर के रखने से क्या हो, वो जो वाटर की वेव्स हैं या जो भी रेज हैं, लाइट की रेज हैं, वो आगे ना जाएं बल्कि टकरा के उस बैरियर से स्ट्राइक करके वापस की तरफ वापस आ जाए। ठीक है, क्या हो, वो आए बैरियर की तरफ, स्ट्राइक करें और दोबारा वापस चली जाएं। तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, जो कि आप पहले भी पढ़ के आए हो। वेव्स के केस में भी ये चीज़ इसी तरह। इसको अगर बुक से देखें डेफिनेशन, आप इसमें नोट्स पे भी आप आ सकते हो। बेसिकली इसको हम नोट से ही देख लेते हैं क्योंकि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको नोट से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 11 देखें, एक्सप्लेन, पेज नंबर 11 नोट्स का, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक। ये सारी चीज़ें हम रिपल टैंक की ऑपरेटर्स की मदद से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomenon is known as
रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब वो क्या कह रहा है कि वेव्स आ रही हैं इन वन मीडियम, यानी कि वाटर में वो प्रोड्यूस हो रही थी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, एक मीडियम से वो आ रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन उसके दरमियान हमने एक बैरियर रख दिया। वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, कोई वुडन ब्लॉक हो सकता है, हमने कॉर्क डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में, वो हो सकता है। हमने एक बैरियर सामने उनके ला कर रख दिया, तो वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पर आए, यही वो कह रहा है डेफिनेशन पर अगर आओ, when waves moving in one medium fall on the surface of another medium, एक मीडियम से आ रही हैं और दूसरे मीडियम पर फॉल कर गई, they bounce back into the first medium, वो फर्स्ट मीडियम में क्या कर गई, उससे स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक कर गई। किस तरह? such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। सपोज रिपल टैंक से मेरे पास ये वेव्स आ रही हैं, जिनको मैंने ये ब्राइट स्पॉट है ब्लू से शो किया, ये क्रस्ट, डार्क स्पॉट रफ है हमारे पास ब्लैक से शो किया, फिर इस तरह आगे क्रस्ट। मैंने एक कंसीडर किया है रिपल टैंक से मेरे पास वेव्स आ रही हैं। जब वेव्स मेरे पास आ रही हैं, उनके आगे मैंने एक स्लिट रख दिया या एक बैरियर रख दिया एट सम एंगल, ठीक है। या अगर आप देखो तो कोई एंगल, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह मेरे पास वेव्स आ रही हैं तो मैंने एक एंगल पर एक बैरियर रख दिया, ठीक है। वाटर वेव्स आ रही हैं, मैंने एक एंगल पे क्या रख दिया, एक बैरियर प्लेस कर दिया, ठीक है। जब मैंने बैरियर को एक ख़ास एंगल पर प्लेस कर दिया तो जो इंसिडेंट वेव्स मेरे पास आ रही हैं वो बनाएंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल, ऐसा एंगल जो कि इंसिडेंट रेस, द एंगल जो कि इंसिडेंट रेस किसके साथ बनाती हैं? विद द नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लाइन, आपने शायद मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी हो कि नॉर्मल लाइन हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन को, जो कि बिल्कुल सीधी होती है। अब अगर मैं इस, फॉर एग्जांपल ये मैंने पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, वेव्स आकर यहाँ इस पॉइंट पर स्ट्राइक की, मैंने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। आपने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में शायद नॉर्मल लाइन आपको ड्रॉ करनी आती हो, अगर नहीं आती तो कोई इतना मसला नहीं है, सिंपल आपने बेसिकली इस लाइन पर, इस लाइन के एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो वो आप किस तरह करोगे? फॉर एग्जांपल मैं अलहदा से समझाता हूँ। ये मेरे पास लाइन है, मैंने इस पॉइंट पर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। मैं क्या करूँगा, मैं डी लूँगा, डी आपके पास सबके पास होगी, ठीक है। उस डी का जो आपको पता है कि इस तरह पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है क्रॉस का, उसको आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर प्लेस करोगे। और आपको पता है जो आपके पास डी होती है उस पर यहाँ 0 होता है, यहाँ 180 होता है और बीच में 90 होता है, और इसी तरह फिर 30, 45, 60 और फिर 90 के बाद एंगल्स 180 तक चलते हैं। आप क्या करोगे, जब 0 को यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा वो आप यहाँ पर रखोगे, तो जहाँ पर D 90 पर होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉइंट क्या होगा, 90 का पॉइंट हो गया। वो लाइन जो होगी आपकी वो क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने भी इस पॉइंट पर जो है वो एंगल को ड्रॉ किया, 90 के एंगल को मैंने ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट पर D रखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ इस पॉइंट पर D रखूँगा, D प्लेस करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस पॉइंट पर रख दी अपनी D, ठीक है। अब मुझे पता है ये एंगल मेरा 0 होगा, ये एंगल मेरा 180 होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको प्लेस किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर उसको प्लेस किया हुआ, तो यहाँ पर 30 होंगे, 45, 60 और यहाँ पर कोई मेरा बन रहा होगा 90, ठीक है। अब जो वो 90 मेरा पॉइंट होगा, डी मैंने इस तरह रखी हुई है जिस तरह मैंने आपको शो करवाया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 90 का। जब ये मेरा पॉइंट 90 का आ जाएगा तो मैं यहाँ एक डॉट लगा लूँगा। जब मैं यहाँ डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं फिर स्केल की मदद से पूरी एक इस तरह से लाइन को क्या कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा। इसको अगर और अच्छी तरह मैं अलहदा से आपको समझाना चाहूँ तो ये, इसको अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये मेरे पास लाइन थी, इस लाइन पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना था। मैं क्या करूँगा, मैं डी लूँगा, उस डी को मैं यहाँ इस तरह यूँ प्लेस कर दूँगा इस लाइन पर, ठीक है।
ये मेरा वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ बीच में आप डी को प्लेस करते हो, ये मेरा 0 आ गया और ये मेरा 180 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा कोई पॉइंट आ रहा होगा 90 का, उस पॉइंट को मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। जब मैं मार्क कर लूँगा तो ये जो ये वाला पॉइंट था और ये वाला पॉइंट था, इसको मैं स्केल की मदद से क्या कर लूँगा, ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन पर, इस पॉइंट पर 90 का या नॉर्मल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब अगर वापस अपने टॉपिक की तरफ आए तो जो एंगल इंसिडेंट रेज, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव्स हैं, ठीक है, ये उनकी डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रेज जो एंगल इस 90 या नॉर्मल की लाइन के साथ बनाएंगी, जो कि मैंने ब्लू से शो की हुई है, ये रेज, ये जो इनकी डायरेक्शन है, ये 90 के जो नॉर्मल का एंगल है, जो आपका 90 का एंगल है नॉर्मल लाइन, उसके साथ जो एंगल बनाएंगी, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे या इंसिडेंट वेव विद द नॉर्मल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी आप जब लाइट के चैप्टर पर आओगे, तो आप लाइट का एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे जिसमें आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना होता है। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा, रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उसमें क्या होता है, आपके पास एक बोर्ड होता है, एक ग्लास स्लैब होती है, और उस ग्लास स्लैब को आप पेपर पर रखते हो और उससे फिर आपके पास कॉमन पेन्स होती हैं, उन कॉमन पेन्स को मुख्तलिफ जगह पर इंसर्ट करके इमेज को देखते हो। तो वहाँ से आपको जब आप प्रैक्टिकल उसका परफॉर्म करोगे तो फिर आपको उसमें और अच्छा समझ आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। यहाँ मैंने आपको डी के साथ भी यहाँ रखकर बता दिया कि जो एंगल इंसिडेंट वेव नॉर्मल लाइन के साथ ड्रॉ करेगी वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे फर्दर और जाकर हम अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब होगा क्या, जब वो बैरियर से आकर टकराएंगी और टकरा के वो वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी विद REFLECT, रिफ्लेक्ट करेंगी वापस, फिर क्या होगा, उनकी जो डायरेक्शन होगी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आई तो वो इस तरह जाकर वापस रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, अब इस पॉइंट पर भी हम सेम देखेंगे। अब पहले हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब हम देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम आर से, स्मॉल आर से शो करें। अब इसका भी सेम वही डेफिनेशन है कि द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टिव वेव विद द नॉर्मल, ये मैंने इसी पॉइंट पर उसी तरह जैसे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। सो ये जो मेरे पास वेव्स वापस जा रही थी, ये वाली जो वेव्स थी, ठीक है, इन्होंने, ये उनकी डायरेक्शन थी, इन्होंने जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाया जो कि रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी, वो मेरे पास क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसको बुक से भी देख सकते हो, आपके पास फिगर है पेज नंबर 13 पे बुक के अगर आप आओ तो फिगर 10.13a, उसमें इसी तरह क्या हो रहा है आप देख सकते हो, वेव्स आ रही हैं और एक पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। वो जो रेड एरो शो किया हुआ है, उस पॉइंट पर जो एरो जहाँ ख़त्म हो रहा है उस पॉइंट पर उसने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करके जो वो वेव्स नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बना रही हैं वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिगर बी पर आओ तो जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं वापस, क्योंकि मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से शो की, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही हैं उसने उसको क्या शो किया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लाइट वाले चैप्टर में जाकर पढ़ोगे, लेकिन उसका थोड़ा यहाँ जिक्र है तो मैं बता देता हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज आई विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। यानी कि जिस एंगल पर आकर जो वेव्स हैं या जो रेज हैं वो इंसिडेंट करेंगी, उसी एंगल पर जाकर वो क्या करेंगी, उसी एंगल पे क्या करेंगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर 30 के एंगल पे कर रही हैं इंसिडेंट, तो 30 के एंगल पे ही क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन में, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम,
they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomenon is called reflection of waves. ठीक है, अब इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो उसमें कह रहा है प्लेस अ बैरियर इन द रिपल टैंक, एक बैरियर एक ख़ास एंगल पर हमने प्लेस कर दिया. द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर, वाटर वेव्स क्या करेंगी, उस बैरियर से रिफ्लेक्ट करेंगी. इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, यानी कि जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं ये जो मैंने आपको बताए थे, वो कह रहे हैं कि अगर उस बैरियर को उन वेव फ्रंट्स के साथ कुछ एंगल पर प्लेस कर दिया जाए उस बैरियर को, तो क्या होगा. इफ़ द बैरियर इज़ प्लेस एट एन एंगल टू द वेव फ्रंट, द रिफ्लेक्टेड वेव्स, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वेव्स, कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो हम नीचे उस स्क्रीन पर देखेंगे उनका इमेज, तो हमें पता लगेगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टेड वेव्स वी कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव अलोंग द नॉर्मल. इंसिडेंट वेव का एंगल अलोंग द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसके अलोंग जो एंगल बन रहा है विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि वो जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ वो किसके इक्वल होगा, जो कि रिफ्लेक्टेड वेव का हमारे पास एंगल. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. Now we'll move towards our second property of waves, which is called refraction of waves. हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को डिस्कस कर लिया, वहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस कर लिया. अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमारे पास था कि जो वाटर वेव्स आई थी वो आकर उस बैरियर के साथ स्ट्राइक उन्होंने किया और वो बाउंस बैक कर गई टूवर्ड्स द फर्स्ट मीडियम. ये था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में जो वेव्स आएंगी वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, बल्कि क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी. अब रिफ्रैक्ट कैसे होंगी, उसके लिए सबसे पहले आप डेफिनेशन देखें इसकी. रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स नोट से करेंगे हम इसको, पेज नंबर 11. रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स into the second medium at some angle, its direction of travel changes. This is called refraction of waves. अब यहाँ पर वो कह रहा है, वहाँ पर तो था कि स्ट्राइक बैक कर गई थी, लेकिन यहाँ वो कह रहा है जैसे ही वो किसी बैरियर से टकराएंगी तो वो कह रहा है उनका वो उसमें से पास कर जाएंगी, लेकिन उनका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, पहले वापस चली गई थी, लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, कुछ एंगल पे आकर करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, जो कि क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, उनकी जो डायरेक्शन है ट्रैवल की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स. अब यहाँ पर मैंने डायग्राम से आपको शो किया हुआ है. अब इसके हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे. वो एग्जाम्पल क्या है उसको हम रीड करते हैं. अच्छा, एक इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको करेक्ट कर लेना है. पेज नंबर 11 जो नोट्स के हैं इनमें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की जो एक्सप्लेनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने सिर्फ रखनी है थर्ड लाइन तक, जहाँ पर लिखा हुआ है विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव के बाद बस इसको ख़त्म कर देना रिफ्लेक्शन. इसके बाद जो द स्पीड ऑफ अ वेव है, ये यहाँ से जो लिखना स्टार्ट हुआ है ये आपने किस में ले जाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के एक्सप्लेनेशन में ले जाना है. ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. द स्पीड ऑफ अ वेव, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की एक्सप्लेनेशन की थर्ड लाइन में लिखा हुआ है एंड पर. द स्पीड ऑफ अ वेव इन द वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर. वो कह रहा है कि स्पीड जो है वेव की, जो कि हमने कल वेलोसिटी को डिस्कस किया था, रिलेशन हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, उसमें वो कह रहा है कि जो स्पीड है वेव की वो डिपेंड करेगी वाटर की डेप्थ पर. ठीक है, कि वाटर कितनी डेप्थ पर है, कितनी गहराई पर है. ठीक है, अब वो कह रहा है इफ़ अ ब्लॉक इज सब
merged in the ripple tank, the depth of the water in the tank will be shallower over the block than elsewhere. अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कोई बैरियर नीचे इसके अंदर इंसर्ट कर देना है. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसने जो कहा है कि हम एक ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, सबमर्ज कर रहे हैं इसमें. ठीक है. अब वो ब्लॉक आपने जो है वो इस तरह सबमर्ज करना है उसमें कि वो जो पूरा ब्लॉक है आपके पास वो उस वाटर के अंदर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए. ठीक है. अब जब वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा वाटर की सरफेस के अंदर, तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पर जो वाटर की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी. जो कि ब्लॉक का ये वाला नीचे वाला हिस्सा होगा, ये अगर इसको हम पूरा इंसर्ट कर दें और ये नीचे की तरफ चला जाए तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये ज़्यादा डेप्थ पर होगा वाटर की एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाला हिस्सा है. ऊपर वाला केस ऑलमोस्ट वाटर की हमने इस तरह इंसर्ट करना है कि वो ऑलमोस्ट वाटर की ऊपर वाली सरफेस को टच करता हो और हल्का सा उससे वाटर की सरफेस से बाहर हो. ठीक है. तो जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्लॉक का है वो ज़्यादा वाटर की डेप्थ में प्रेजेंट है. ठीक है. जैसे आप पानी के ग्लास में अगर कोई फोम या कोई ऐसी चीज़ डाल दो तो जो उसका नीचे वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा वाटर की डेप्थ पर प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो उसका अपर पार्ट होता है. सो जो नीचे वाला पार्ट है वो डेप्थ पर है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कम डेप्थ पर है, या उसे हम शैलोअर भी कहते हैं. ठीक है. डीप रीजन है और एक शैलो रीजन है. डीप रीजन ऐसा जहाँ वाटर की डेप्थ बहुत ज़्यादा हो और शैलो रीजन ऐसा जहाँ वाटर की डेप्थ क्या हो, कम हो. सो यही कह रहा है, इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक. यानी कि ब्लॉक से ऊपर जो डेप्थ है वाटर की वो शैलोअर होगी, यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाला हिस्सा है ब्लॉक का. ठीक है. वो जो ऊपर आया हुआ है ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर, यानी कि वो कह रहा है उस जगह पर शैलो होगी उसकी डेप्थ, यानी कि हमारे पास कम होगी. बाकी सारी जगह पर जो उसके पास नीचे वाला पार्ट है ब्लॉक का वहाँ डेप्थ क्या होगी, वाटर की ज़्यादा होगी. ठीक है. When water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. अब होगा क्या, जब वाटर वेव्स, अब अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो ये मैंने वेव फ्रंट शो की हैं, ये ब्लैक से और ये ब्लू से. यहाँ नीचे मैं अब एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास कोई ऑसिलेटिंग सोर्स हो सकता है, या इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास वेव जनरेटर है. क्या है, वेव जनरेटर, जो कि वेव्स को जनरेट कर रहा है. अब ये किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ अटैच होगा, जैसे हमने रिपल टैंक में देखा पावर सप्लाई के साथ. अब जब हम इसको ऑन करेंगे ऑसिलेट होना स्टार्ट होगा और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये जो रीजन है हमारे पास, इसको मैंने शो किया हुआ है डीप वाटर. यहाँ वाटर की डेप्थ क्या है, ज़्यादा है, यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी है इस सारे रीजन में वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो वाटर वेव्स क्या होनी शुरू हो जाएंगी, जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी. जनरेट होते होते जब वो ऊपर डीप से शैलो रीजन में आएंगी, जब डीप से वो शैलो रीजन में आएंगे और उनके दरमियान हमने एक बैरियर भी रखा है जिसे मैंने कहा है बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर. तो यहाँ से वाटर वेव्स जनरेट होना स्टार्ट होंगी और वो जब इस बाउंड्री पर आएंगी तो इस बाउंड्री पर आने के बाद वो क्या हो जाएंगी, एट सम एंगल वो क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी. वो क्या होंगी, इंसिडेंट वेव्स आ रही होंगी और जब वो बाउंड्री से टकराएंगी वो उसके बाद उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब वो वहाँ पर कह रहा था कि शैलो वाटर में जो वाटर वेव्स की वेवलेंथ है वो कम होगी. अब वो कम क्यों होगी, वो इसलिए कम होगी क्योंकि शैलो वाटर में जो वाटर की क्वांटिटी है, जो शैलो रीजन है उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है. जब वाटर की क्वांटिटी हमारे पास कम होगी तो जो वेवलेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी. फॉर एग्जांपल डीप रीजन में हम देखते हैं कि जी हमारे पास इस तरह एक वेव जनरेट हुई. ठीक है. तो इसकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी भी क्या है यहाँ डीप रीजन में ज़्यादा है. जैसे वो डीप रीजन से शैलो रीजन में आना शुरू हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अब पानी की जो वहाँ क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी उसे डीप वाटर में मिली थी. तो जो वेव्स की ऑटोमेटिकली वेवलेंथ आप देख सकते हो, इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ में फ़र्क है. ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये वेवलेंथ कम है. तो इससे हमें रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जब वाटर
जो हमारे पास एक मीडियम यानी कि डीप साइड से, डीप रीजन से शैलो रीजन की तरफ मूव करता है और उनके दरमियान हम कोई डिस्टर्बेंस या कोई बाउंड्री लगा दें, तो फिर क्या होता है, जो वाटर वेव्स हैं वो एट सम एंगल रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। अब इस चीज़ को वो रिफ्रैक्ट कैसे करती हैं वो हम इस डायग्राम में देखते हैं। इसमें जो मैंने ये वाला रीजन शो किया जिसमें मैंने ब्लू मार्कर से ये वेव फ्रंट्स या फ्रिंजेस ड्रॉ किए, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है जी डीप रीजन, ठीक है। और ये जिसमें मैंने ब्लैक से शो किया ये मेरे पास है शैलो रीजन, ठीक है। और ये जो मैंने एक लाइन शो किया इस तरह ब्लू मार्कर से, ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये क्या है, वो बाउंड्री है या वो स्लिट है जो कि मैंने प्लेस की हुई है। अब वाटर वेव जब जनरेट होना शुरू हुई, वो जब इस बैरियर के साथ आकर स्ट्राइक की तो हुआ क्या, डीप वाटर से जब वो शैलो वाटर की तरफ गई, जब डीप वाटर से वो शैलो वाटर की तरफ गई, ये डीप रीजन था, ये शैलो रीजन की तरफ जब वो गई तो उनका जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल था वो कुछ चेंज हो गया। किस तरह, अगर आप देखो वही पुरानी चीज़, ये आ रही है ब्लू से हमारे पास इंसिडेंट वेव्स, ठीक है। अब उसी तरह मैंने किया, मैंने इस पॉइंट पर जिस पर आकर ये इंसिडेंट हो रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट, ठीक है, इसे मैंने सर्कल से शो किया। अब इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने नॉर्मल किस तरह ड्रॉ करना है जी, मैंने इस पॉइंट पर ला कर रखनी है डी, मुझे जहाँ पर डी पे 90 का पॉइंट नज़र आ रहा होगा यहाँ पर मैंने वो पॉइंट लगा देना और इस एक स्ट्रेट लाइन मैंने स्केल से ड्रॉ कर देनी। तो ये मेरे पास बन गया नॉर्मल। अब आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के केस में आ जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वहाँ था रिफ्लेक्शन, यहाँ है रिफ्रैक्शन। तो होगा क्या, जब वो कुछ एंगल पे रिफ्रैक्ट होंगी, अपने डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेंगी, इस तरह नहीं थी, जब वो टकरा के गई तो उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि वो इस तरह इस एंगल पे आ रही थी, लेकिन जब वो शैलो वाटर में गई तो उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब वो जो ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये रिफ्रैक्टेड रेज जो मैंने आपको ब्लैक से शो की हुई है, ये वाली, ठीक है, ये जो रे होगी ये भी उस नॉर्मल के साथ, जो कि मैंने ये ब्लैक से नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली लाइन, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये भी उसके साथ क्या बना रही होगी, कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। अच्छा, इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि ये थी हमारे पास वो इंसिडेंट रे आ रही थी, ठीक है, इंसिडेंट वेव, वो क्या थे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टेड वे, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, उसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको अगर आप देखो, अगर यहाँ आपको विजिबल नहीं है तो आप बुक से भी इसको देख सकते हो। फिगर 10.15, फिगर 10.15 में देखो क्या है, उसने पिंक कलर से नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है जी, इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ठीक है, एक ज़रा डार्क ब्लू से शो किया हुआ रीजन, एक ज़रा लाइट ब्लू से शो किया हुआ। डार्क वाला डीप रीजन है और लाइट वाला क्या है, शैलो रीजन है। अब इंसिडेंट रेज आ रही हैं, अब आप देख रहे हो जब वो डार्क ब्लू रीजन से लाइट ब्लू रीजन की तरफ जा रही हैं या डीप से शैलो की तरफ जा रही हैं, तो उनका डायरेक्ट, पहले वो इस तरह थी, जब वो रिफ्रैक्ट हुई तो उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह हो गई, आप बुक से देख भी सकते हो। तो वो जो एंगल था, वो जो पिंक लाइन आप देख रहे हो नॉर्मल जो उसने ड्रॉ किया, उसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही हैं वो उसने शो किया हुआ है आई से, विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो उस पिंक लाइन के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल उस पिंक लाइन के साथ बना रही हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप इसे यहाँ से देखो तो ये आई थी वो रे इंसिडेंट होकर, ये वो ब्लू से जो मैंने शो किया ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ये ब्लैक वाला मेरा क्या है, नॉर्मल। अब ये जो रिफ्रैक्ट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, उसे मैंने किससे शो किया है, आर से, विच इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज ऑल द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में आपने जो द स्पीड ऑफ अ वेव थर्ड लाइन है उसको वहाँ से लेकर किधर चला जाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ी है इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द स्पीड ऑफ अ वेव इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। ये सारा अब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की एक्सप्लेनेशन में लिखना है। इफ़ अ ब्लॉक इज सबमर्ज इन द रिपल टैंक, द डेप्थ ऑफ वाटर
इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर, यानी कि जो ऊपर वाली सरफेस होगी वहाँ वाटर की डेप्थ कम होगी। ये मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। When water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases। वो भी मैंने आपको बता दिया कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, उनकी शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी की जो क्वांटिटी है वो कम है। But the frequency of the water waves remains same in both parts of water because it is equal to the frequency of vibrator। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। वो ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी तो उनकी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर यहाँ 3 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो यहाँ भी 3 वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा कर दिए, इनको यहाँ पर आप 3 कंसीडर करो, ठीक है। तो 3 वेव यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, 3 वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, फ्रीक्वेंसी एक ही थी। और वो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? वो जो वाइब्रेटर या जो सोर्स या जो जनरेटर हमने लगाया हुआ है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी की वेव्स, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। सो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन चेंज कहाँ आएगी? वेवलेंथ में। डीप वाटर में वेवलेंथ ज़्यादा, शैलो रीजन में जो आपकी वेवलेंथ है वो कम। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर वेव्स रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर बिकॉज इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। अब नीचे आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है, ये आप डेफिनेशन पहले ही लिखोगे, बस इस पार्ट को आप जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की एक्सप्लेनेशन है उसके साथ मिला दो। आगे क्या है? आगे वाली एक्सप्लेनेशन भी आपने उसके साथ लिखनी है। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने रिफ्लेक्शन में किया था, सच दैट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड शैलोअर वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट। वो कह रहा है कि अब वही एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन जो बाउंड्री है या जो डिस्टर्बेंस है जो कि ब्लू लाइन से शो किया, उसे कुछ एंगल पर वेव फ्रंट्स के साथ हमने प्लेस कर देना। अब ये आ रहे हैं वेव फ्रंट्स और ये हमारा क्या है? वो बाउंड्री। सो इस बाउंड्री को हमने उन वेव फ्रंट्स के साथ कुछ एंगल पर क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। नाउ वी विल ऑब्जर्व डेट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ, कि वेवलेंथ की चेंज के साथ और क्या हो रहा है? द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल। वो कह रहा है इसमें तो हमने देख लिया था कि जी वेवलेंथ चेंज हो रही है, लेकिन अब हमने एक और चीज़ भी देखी कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वेव्स का वो भी चेंज हो रहा है। पहले वो इस तरह आ रही थी, जब वो बाउंड्री के साथ टकराई तो उसके बाद वो कुछ एंगल पर क्या कर गई? रिफ्रैक्ट हो गई। उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन या डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। दिस चेंज ऑफ पाथ of water waves while passing from a region of deep water to that of shallower one is called refraction of waves। ये जो ओवरऑल प्रोसेस है कि डीप से शैलोअर में जाकर जो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब हम अपने लास्ट टॉपिक, अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ज़रा ज़्यादा लेंथी थे, लेकिन ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो ये है कि अगर आपके पास वेव्स, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको वेव्स शो करवाई हैं, वेव्स आ रही हैं मेरे पास, इनके दरमियान मैं एक ऑब्स्टेकल रख देता हूँ। ऑब्स्टेकल क्या होता है? ऑब्स्टेकल एक रुकावट आप उसे कह सकते हो, ठीक है, या कोई हिंड्रेंस रख देता हूँ, आगे कोई रुकावट रख देता हूँ। और वो जो मेरे पास हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल है, फॉर एग्जांपल एक ये है और एक ये है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर मैं वेवलेंथ के इक्वल रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो वेव्स आ रही हैं उनकी वेवलेंथ है 4 मीटर, ठीक है। मैं इन जो दोनों स्लिट्स मैंने यहाँ रखी हैं, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी मैं रख देता हूँ 4 मीटर, ठीक है। तो होगा क्या? जब वो आकर इससे टकराएंगी तो वो तमाम, जब इससे आकर टकराएंगी वेव्स, तो वो आगे जाकर हर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? स्प्रेड कर जाएंगी, ठीक है। यहाँ से जब आपके पास वेव्स आएंगी तो वो जब इससे टकरा कर सब डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी? स्प्रेड कर जाएंगी, ठीक है। ये जो हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कि अगर हम कोई वेव्स के दरमियान ऑब्स्टेकल रख दें या कोई रुकावट रख दें, जिसकी वजह से उस रुकावट के बाद वो सब डायरेक्शंस में इक्वली वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ये हमारे पास प्रोसेस क्या होता है? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। इसे नोट से पढ़ते हैं, पेज नंबर 12, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। द बेंडिंग कर गई ना बेसिकली, वो आगे की तरफ इस तरह स्प्रेड कर गई है।
द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस, ठीक है, और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। यानी कि कोई शार्प एज रख दें, ठीक है, या कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर प्लेस कर दें, जिसकी वजह से क्या हो, वेव आगे स्प्रेड कर जाए डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, वो फिनोमेना क्या है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, जनरेट स्ट्रेट वेव्स in ripple tank and place two obstacles in line such a way that the separation between them is equal to the wavelength of water waves। अब वो कह रहा है आप क्या करें, आप स्ट्रेट वेव्स को जनरेट करवाएं रिपल टैंक से, ठीक है, और उनके आगे एक रुकावट रख दें, ठीक है। अब वो रुकावट इस तरह की हो कि जो दोनों ऑब्स्टेकल्स या जो दोनों स्लिट्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो, वेव्स की वेवलेंथ के इक्वल हो, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लिट बिटवीन टू ऑब्स्टेकल्स, यानी कि उन टू ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इनटू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न। अब वो क्या कह रहा है कि वो आकर इससे जब स्ट्राइक हुई वेव्स, द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वेव्स आगे जाकर हर डायरेक्शन में क्या कर गई, एरोस के साथ मैंने शो किया हुआ है, ऊपर नीचे हर डायरेक्शंस में आकर क्या कर गई, स्प्रेड कर गई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर पैटर्न्स। आपको पता है ये सर्कल है मेरे पास, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, एक हाफ अगर सर्कल का कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल या सेमी सर्कल, ठीक है। यानी कि सर्कल अगर एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट होगा वो क्या होगा, सेमी सर्कल। तो अगर आप देखो तो ये भी एक सेमी सर्कल पैटर्न में आपके पास क्या हो रही है, सेमी सर्कल पैटर्न में आपके पास क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं वेव्स उस ऑब्स्टेकल से गुजरने के बाद। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व, इनकी अब एक कंडीशन है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व क्लियरली, अच्छी तरह से, इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेयर विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर वो जो ऑब्स्टेकल के साइज है, जो उनके दरमियान सेपरेशन है, अगर तो वो वेवलेंथ के आसपास हैं, वेवलेंथ के इक्वल हैं, वेवलेंथ के कंपेरेबल हैं, तो फिर हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते फिर वो आगे बताते हैं आपको। अब वो कह रहे हैं फिगर 10.17 शोज द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ स्लिट विद साइज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब 10.16 में अगर आप देखो तो जो सेपरेशन है स्लिट्स के दरमियान वो वेवलेंथ के इक्वल है, जिससे आपके पास एक स्मूथ पैटर्न में आगे सेमी सर्कुलर पैटर्न में वेव्स जनरेट हो रही है। लेकिन अगर आप फिगर 10.17 में देखो तो वहाँ कोई अच्छा आपको एक स्मूथ पैटर्न नहीं लग रहा वेव्स का, जो कि ऑब्स्टेकल्स के बाद प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है स्लिट के दरमियान वो वेवलेंथ से भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आप वेव्स की जो डायफ्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो देयर इज़ वन कंडीशन टू ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विच इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स विल बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। सेकेंड केस में जो सेपरेशन है स्लिट्स के दरमियान वो ज़्यादा हो गई वेवलेंथ से, तो वो क्लियरली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये आपके पास थे जी लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक था और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था आपके चैप्टर का कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। अगर ये आपको नॉर्मल ड्रॉ करने में या कोई कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ नहीं आता तो फिर आप वही जो एकेडमी का इस वीडियो के एंड पे व्हाट्सएप नंबर आपको आएगा उस पर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी क्यूरीज़ को हम सॉल्व कर देंगे। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम रिव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको मैंने जो नोट्स आपको भेजे हुए हैं PDF फॉर्म में उनमें उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चंस और MCQs जो हैं एक्सरसाइज के वो डिस्कस कर लेंगे, और उससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स इस तरह होगा, मैं आपको यहाँ क्लास में करवा दूंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगर अगला न्यूमेरिकल सेम होगा तो वो आप खुद घर पे सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर कोई उसमें इशू है तो फिर आप वो उसी तरह उसको टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स में आपके ये टोटल न्यूमेरिकल्स 10 है, तो हम 5-6 न्यूमेरिकल्स को एक दिन में डिस्कस कर लेंगे यहाँ क्लास में,
वीडियो में आपको चली जाएगी, जिसमें न्यूमेरिकल्स आपको जो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा वो आप देख लेंगे, और जो बाकी होंगे वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। आज के लिए हमारा जो लेक्चर है वो इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।